अब ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया कि यहाँ पर म्यू नॉट आई आ रहा है एम्पियर्स लॉ से, यहाँ नहीं आ रहा है, इसको कैसे मैक्सवेल ने ठीक किया डिस्प्लेसमेंट करंट देके। तो मैक्सवेल ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सॉरी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में, दिस प्रोड्यूसेस करंट, ठीक है, एंड दिस करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अब इस करंट का नाम उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट दिया। अब इसको निकाला कैसे उन्होंने, तो उसको निकालने का कॉन्सेप्ट देखो। फिर से वही प्लेट ले लेते हैं, ये प्लेट हो गया। अब इस पे चार्ज है प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है। करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो करंट टाइम के साथ हो रहा है, तो बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उससे उन्होंने करंट का कैसे फॉर्मूला निकाला। तो मान लेते हैं कि प्लेट का एरिया जो है वो ए है, ठीक है। तो यहाँ पर E इंटू एरिया करोगे तो फ्लक्स आएगा। यहाँ पर अगर हम ये पूरा प्लेट के एरिया के सामने, प्लेट के सामने का अगर एरिया ले लें तो फ्लक्स जो आएगा वो कितना हो जाएगा, E इंटू एरिया। कैपेसिटर के प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है Q बाई इप्सा नॉट A, ठीक है, इनटू एरिया। तो यहाँ से एरिया एरिया कैंसिल। नाउ Q इज चेंजिंग विथ टाइम, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू इप्सा नॉट इनटू क्या लिख सकते हैं 5, ठीक है। अब इस Q को अगर डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है, तो ये आएगा dq बाई डी टी और यहाँ आ जाएगा इप्सा नॉट इंटू डी फाइव बाई डी टी। इसी dq बाई डी टी को इन्होंने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट का, कि जहां पे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा समय के साथ, वहां जो डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा वो कितना होगा, तो इप्सा नॉट डी फाइव बाई डी टी। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। कब आता है, जब कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज करे। फॉर्मूला क्या होता है, तो जितने एरिया में डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है उतने एरिया का फ्लक्स निकाल लीजिए। तो डी फाइव बाई डी टी से आपको क्या मिल जाएगा, इप्सा नॉट डी फाइव बाई डी टी से करंट। एक बार ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला आ गया, फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि एम्पियर्स का जो लॉ है, जो कि ये कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। इसको इन्होंने कहा कि इसमें ये जो आई होगा इसको इसको आई प्लस आई डी लिखा उन्होंने, आई प्लस आई डी। कहा कि एम्पियर्स का लॉ सही है बट इनकम्प्लीट है, जिसमें आई डी जो है उन्होंने अपनी तरफ से जोड़ा कि डिस्प्लेसमेंट करंट प्लस आई, आई इज नॉर्मल करंट या जिसको हम लोग कंडक्शन करंट कहते हैं। कंडक्शन करंट मतलब जो वायर में करंट है, और ये जो आई डी है ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। अब इस फॉर्मूले को देने के बाद से क्या हुआ कि ये फॉर्मूला अपने आप में कंप्लीट हो गया। वैसे जगह पे भी आप एम्पियर्स लॉ इस पे लगा सकते हैं जहां पे आपको करंट ना दिख रहा हो, डिस्प्लेसमेंट करंट हो। अब इस फॉर्मूला के आने के बाद दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड में कंसिस्टेंसी आ गई। जैसे अगर यहाँ पे एम्पियर्स लॉ लगाएं और यहाँ पे एम्पियर्स लॉ लगाएं, तो यहाँ पे करंट इनक्लोज है आपका आई और यहाँ पर वही करंट इनक्लोज आ जाएगा आई डी। तो कैपेसिटर के प्लेट के बीच में कंडक्शन करंट नहीं है, वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट है। और कैपेसिटर के प्लेट के बाहर वहां पर क्या है, नॉर्मल कंडक्शन करंट है। अब इस चीज के जोड़ देने के बाद से एम्पियर्स लॉ कंप्लीट हो गया और इसमें कोई एरर नहीं रहा। पहले ये एरर छूट रहा था, तो चूंकि मैक्सवेल ने अपनी तरफ से ये कॉन्सेप्ट जोड़ दिया तो इसका नाम रख दिया गया एम्पियर मैक्सवेल लॉ। एम्पियर मैक्सवेल लॉ, पहले सिर्फ एम्पियर्स लॉ था जब म्यू नॉट इंटू आई था। मैक्सवेल ने अपनी तरफ से आई डी जोड़ दिया तो अब ये बन गया एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ। अब ये जो करंट का कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट, इससे एम्पियर्स लॉ जो है वो कंप्लीट हो गया। इसको दिखा देते हैं, ये है तुम्हारा एनसीईआरटी वाला कॉन्सेप्ट, सेम चीज है। स्टार्टिंग से दिखा देते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट, एम्पियर्स लॉ कहता है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है।
अब उन्होंने क्या किया कि बी डॉट डी एल एक बार अंदर में लगाया, एक बार बाहर में आया, तो उससे क्या हुआ कि गड़बड़ आया। रिजल्ट जब गड़बड़ आया तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैपेसिटर के प्लेट के बीच में टाइम के साथ चेंज हो रहा है, उसके वजह से वहां एक करंट है, एंड दैट करंट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है आई इक्वल टू इप्सा नॉट डी फाई बाई डी टी। फाई का मतलब फ्लक्स। This is the missing term in Ampere circuital law. If we generalize this law by adding to the total current, तो total current में जोड़ने के बाद जो net current हो जाता है, that is called conduction current plus displacement current, ठीक है। तो the current carried by conductors due to flow of charge is called conduction current, ये normal current है, ठीक है। and is in, और लिखा है the current given by 8.4, ये वाला जो current है is a new term that is changing, that is due to changing electric field or electric displacement. It is therefore called displacement current, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि नेट करंट किसी भी पॉइंट पे होता है आईसी प्लस आईडी। आईसी का मतलब नॉर्मल करंट, कंडक्शन करंट जो वायर में होता है, और एक होता है डिस्प्लेसमेंट करंट इप्सा नॉट डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने एम्पियर्स लॉ का ये जनरल फॉर्म बता दिया, V dot dl equal to mu naught IC plus mu naught ipsa naught d phi by dt. एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया ID is equal to ipsa naught into d phi by dt। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये याद रखना है, ipsa naught d phi by dt। अब उसके बाद जब ये लॉ आ गया, इससे स्टैब्लिश हो गया कि जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इस लॉ को मिला करके और पहले के जो लॉज है उनको मिला के मैक्सवेल इक्वेशन कहा जाता है। तो 4 मैक्सवेल इक्वेशंस हैं। जो बोर्ड में पूछा जाता है कि चारों इक्वेशंस क्या हैं, वो एक बार लिख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है तुम्हारा जो आया था E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई इप्सा नॉट, ये था ना। ये था तुम्हारा गॉस लॉ। मैक्सवेल ने बेसिकली क्या किया कि बाकी के जो साइंटिस्ट ने लॉज बनाए थे वो लॉज सेपरेट सेपरेट थे। जैसे गॉस लॉ था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और भी एम्पियर्स लॉ थे। उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए अलग अलग लॉज बनाए थे। मैक्सवेल ने सबको इंटीग्रेट कर दिया कि सारे लॉज बेसिकली मिल करके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैक्सवेल ने बेसिकली बॉन्डिंग का काम किया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग नहीं है, दोनों सेम ही चीज है, एक ही सिक्के के हेड और टेल है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड होगा ही होगा, और मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा। फिर मैक्सवेल का दूसरा लॉ है जो तुम्हारा मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ होता है कि क्लोज सरफेस के लिए जब बी डॉट डी एस करोगे तो जीरो होता है, ठीक है। क्योंकि इसको बोलते हैं, ये भी गॉसेस लॉ ही है, लेकिन ये गॉसेस लॉ है मैग्नेटिज्म के लिए, इन मैग्नेटिज्म। यह इसलिए हो पाता है क्योंकि किसी भी क्लोज सरफेस में जितनी मैग्नेटिक लाइंस इन होती हैं उतनी ही आउट भी होती हैं। क्योंकि मैग्नेटिक में पढ़े होगे कि आइसोलेटेड पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉर्थ और साउथ पोल दोनों होता है। जबकि चार्ज में प्लस चार्ज और माइनस चार्ज अलग अलग एग्जिस्ट करता है। तो कोई भी अगर हम क्लोज सरफेस लेंगे और मान लो कि उसमें मैग्नेट रख दिए इस तरह से, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो नॉर्थ से जितना लाइन से निकलेगा यहाँ, ठीक है ना, साउथ से उतना इंटर भी तो होगा। तो उससे होता क्या है कि जितना भी फ्लक्स है वो जीरो हो जाएगा, इनकमिंग और आउटगोइंग फ्लक्स जीरो होता है। तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस में बी डॉट डी एस जीरो होगा। फिर थर्ड जो लॉ है जो हम लोग फैराडेज लॉ पढ़े थे, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। डी फाइव बाई डी टी जो था ये हम लोग ईएमआई में पढ़े थे ना, फैराडेज लॉ। एक मिनट, फैराडेज लॉ ईएमआई में पढ़े थे कि अगर कहीं मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, और उस ईएमएफ इंड्यूस को हम लोग ई डॉट डीएल भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएल का डॉट प्रोडक्ट ओवर ए क्लोज लूप। तो ये तीसरा लॉ था।
और चौथा वाला जो था वो जो लास्ट में इन्होंने दिया था, अभी जो लिखा था मैंने एम्पियर्स लॉ, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू नेट करंट होता है कंडक्शन करंट प्लस ये जो नया कॉन्सेप्ट दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। अब आईसी प्लस आईडी इसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर मैक्सवेल लॉ। तो कुल मिला के इन चारों इक्वेशन को याद रखना है। ये इलेक्ट्रोस्टैट में था, ये मैग्नेटिक फील्ड में था, तीसरा वाला ईएमआई में था और ये भी मैग्नेटिक फील्ड में था। इन चारों लॉज को मिला के मैक्सवेल्स इक्वेशन कहते हैं और ये चारों लॉज मिल करके पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जितने भी फॉर्मूले वगैरह सब इसी से आ जाते हैं। पूरे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को यही लोग डिफाइन करते हैं। तो बोर्ड में अक्सर आ जाता है राइट मैक्सवेल इक्वेशंस, तो ये चारों इक्वेशन लिखना पड़ता है, जिसमें से एक ही इक्वेशन में मैक्सवेल का कंट्रीब्यूशन है, बाकी सब इक्वेशन दूसरे दूसरे साइंटिस्ट के हैं, लेकिन उन चारों को मिला के मैक्सवेल इक्वेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैक्सवेल ने सबको जोड़ा कि सब अलग अलग नहीं हो तुम लोग, सबको मिल करके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नोट कर लो। अब यहां से तुम्हारा चैप्टर का अगला पार्ट शुरू होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहां से आया? तो देखो इसका सिंपल सा फंडा है, नाइदर स्टेशनरी चार्ज नॉर चार्जेज इन यूनिफॉर्म मोशन। चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया कांस्टेंट करंट, स्टेडी करंट कैन बी सोर्स ऑफ ईएम वेव्स। ये लोग ईएम वेव नहीं जनरेट कर सकते, क्यों नहीं कर सकते यही समझा देते हैं। स्टेशनरी अगर चार्ज कहीं होता है, क्यों, अरे इतना पतला क्यों लिख रहा है, स्टेशनरी कहीं चार्ज होगा तो वो आसपास में क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, जो कि कितना होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन ये आसपास में मैग्नेटिक फील्ड नहीं दे सकता है, ठीक है। इसी तरह से अगर चार्ज इन फ्लो होगा, करंट कैरिंग वायर होता है, तो ये आसपास में क्या करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड देता है, लेकिन करंट कैरिंग वायर बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देता है। ऊपर से ये जो मैग्नेटिक फील्ड देता है ये भी कांस्टेंट होता है, क्यों, V का फॉर्मूला होता है चार्ज के बगल में म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। नाउ I इज कांस्टेंट, चार्ज स्टेडी फ्लो कर रहा है तो V भी कांस्टेंट है। तो ना चार्ज अगर रेस्ट पे रहे, चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चले तो सिर्फ एक ही फील्ड आएगा, ठीक है। अब देखो, द फॉर्मर प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इसके बारे में कहा जा रहा है कि चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, व्हाइल द लेटर ये वाला प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड दैट डू नॉट वेरी विथ टाइम। ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जो टाइम के साथ नहीं वेरी करता है। नाउ इट इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ मैक्सवेल थ्योरी दैट एक्सलरेटेड चार्जेस रेडिएट ईएम वेव्स। चार्ज अगर एक्सलरेट होगा, चार्ज, ठीक है ना, एक्सलरेट है मतलब इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो ये बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड भी देगा, ठीक है। साथ में चार्ज के वजह से बगल में मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, और ये दोनों टाइम के साथ चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है कि नहीं, अभी वेलोसिटी कुछ और है, थोड़ी देर के बाद कुछ और हो जाएगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी पे डिपेंड करता है चार्ज का। इसी तरह से इसका पोजीशन चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा। तो यहाँ पर जो एक्सलरेटेड चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है जो टाइम के साथ चेंज होते हैं। अब इसमें ये तो मैंने एकदम सिंपल सा केस बता दिया, यहाँ पे लिखा है कि एक्सलरेटेड चार्जेस रेडिएट ईएम वेव्स। द प्रूफ ऑफ दिस बेसिक रिजल्ट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक बट वी कैन एक्सेप्ट इट ऑन द बेसिस ऑफ रफ रीजनिंग। वही जो रफ रीजनिंग तुमको बता रहे हैं, कंसीडर ए चार्ज ऑसिलेटिंग विद सम फ्रीक्वेंसी, सम चार्ज, अगर मान लीजिए कि हम पेंडुलम बना लिए और इस पेंडुलम में चार्ज दे दिया एंड दिस चार्ज इज ऑसिलेटिंग, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ये यहाँ से यहाँ तक पेंडुलम आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। अगर ये चार्ज ऑसिलेट कर रहा है तो ये लगातार एक्सेलरेशन में है, ठीक है, एसएचएम में पढ़े थे। कंसीडर ए चार्ज ऑसिलेटिंग विद सम फ्रीक्वेंसी, एन ऑसिलेटिंग चार्ज इज एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटिंग चार्ज, ठीक है। दिस प्रोड्यूसेस एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस। अब ये जो चार्ज है अपने आसपास के इलाकों में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो कि खुद ही ऑसिलेट कर रहा होगा, क्योंकि ये चार्ज ऑसिलेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट नहीं आएगा। नाउ दिस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूसेस एन ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इन टर्न इज अ सोर्स ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अजीब बात है,
ये ई जो चेंज हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है, ये बी प्रोड्यूस कर रहा है, और जो बी प्रोड्यूस हो रहा है वो खुद ऑसिलेटिंग है, तो इसलिए वो किसको प्रोड्यूस कर रहा है, ई को। इसका मतलब एक चार्ज के ऑसिलेट होने से यहाँ से ऐसे ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे निकलता है, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हैं। द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दस रीजनरेट ईच अदर। रीजनरेट का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। एज द वेव प्रोपगेट्स थ्रू द स्पेस, जैसे जैसे वेव आगे बढ़ती है, तो जैसे कहा जाएगा कि अरे यहाँ पे कैसे आ गया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आया है, क्योंकि वो चेंज हो रहा है। तो कोई बोलेगा अच्छा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया, तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया, क्योंकि वो चेंज हो रहा है। और दोनों कहाँ से आए, तो दोनों एक दूसरे की वजह से आए। तो ये वही वाली कहानी है कि शर्मा जी का घर वर्मा जी के घर के बगल में है, वर्मा जी का घर शर्मा जी के घर के बगल में है। दोनों के घर कहाँ है, तो अगल बगल में है। मतलब अजीब टाइप का लॉजिक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचुरली इक्वल्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सोर्स। अब कोई भी वेव होगा उसका कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, वो फ्रीक्वेंसी वही होगा जो इसका फ्रीक्वेंसी है। इसमें ऑसिलेशन होता है, एसएचएम में पढ़े होते हैं ना, ए साइन ओमेगा टी वाला, ये वही है। जो ओमेगा इसका होगा फ्रीक्वेंसी, वही फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का भी होगा या ईएम वेव का भी होगा। एनर्जी एसोसिएटेड विद द वेव कम्स एट द एक्सपेंस ऑफ द एनर्जी ऑफ द सोर्स। ईएम वेव की एनर्जी इस सोर्स से आती है जो इसको ऑसिलेट करवा रहा है। तो हम लोगों ने पिछले डिस्कशन से क्या सीखा कि अगर बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि ईएम वेव कैसे जनरेट किया जाता है, सोर्स क्या होता है, तो उसका सोर्स होता है एक्सेलरेटिंग चार्ज। ठीक है ना, एक्सेलरेटिंग चार्जेस से ये बनाया जाता है। बेस्ट केस होता है ऑसिलेटिंग चार्ज, एक ही जगह ऑसिलेट करता रहेगा, तो उससे ईएम वेव जनरेट होती रहेगी। ईएम वेव की जो एनर्जी होती है वो ऑसिलेटिंग चार्ज से आती है। और साथ में अगर कहा जाए कि वेव का फ्रीक्वेंसी क्या होगा उस वेव का, तो जो चार्ज के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी होगी वही आपका वेव का भी फ्रीक्वेंसी होगा। अब इसमें सोर्स के अलावा फिर आगे में पढ़ना होता है कि इनका नेचर कैसा होगा, इक्वेशन वगैरह, नेचर ऑफ ईएम वेव्स। ठीक है, अब नेचर समझने के लिए हम लोग वो डायग्राम बनाएंगे जो शुरुआत में बनाए थे, कि इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है और दोनों टाइम के साथ चेंज करता है। तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो हो गया, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स और वाई हुआ। तो एक और डायरेक्शन होगा आपका जेड, जिधर मैग्नेटिक फील्ड वैरी करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो लाइट इस डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वेरी करेगा एक टाइम पीरियड के लिए बनाया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस प्लेन में वेरी करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इधर मैक्सिमा जब अचीव कर रहा है, तो उसी समय ये भी मैक्सिमा अचीव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और जो लाइट है या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इस डायरेक्शन में ऐसे प्रोपगेट करते हुए जा रही है। स्पेस में इसकी स्पीड सी होती है, लाइट की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। अब इसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये हो गया जेड एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में चेंज हो रही है, तो इसका इक्वेशन लिखेंगे ई वाई इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, या ओमेगा ओमेगा टी माइनस के एक्स दोनों चलता है। ठीक है, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख सकते हैं। अब ये क्या है ना, ये वेव का इक्वेशन है जो कि एसएचएम के इक्वेशन से थोड़ा चेंज होता है। एसएचएम में क्या होता है कि एक ही पार्टिकल होता है, और वहां पर अगर एक ही पार्टिकल होगा या एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन लिखना है, तो हम ये लिखते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका मतलब एक ही जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का हम पॉइंट का लिख रहे हैं कि वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड में या ईएम वेव में तो क्या होता है कि हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो हर एक पॉइंट को दिखाने के लिए इसमें एक के एक्स एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है। अब ये जो ओमेगा है इसमें, ये ओमेगा, ये आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 2 पाई एफ, जो हम लोग पहले से एसएचएम में जानते हैं। और के जो होता है ये होता है 2 पाई बाई लेमडा। लेमडा इज वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 2 पाई बाई लेमडा। इसको हम लोग एंगुलर वेव नंबर भी कहते हैं, जिसको डिटेल में अगेन हम लोग पढ़ेंगे वेव जब पढ़ाएंगे उसमें। ठीक है,
अभी बेसिक डेफिनेशन जान लेते हैं। तो ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और वाई क्यों लिखा है, क्योंकि ई जो है वो वाई एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेड एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है। तो जेड एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है तो इसको लिखेंगे बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये जो लास्ट में माइनस के एक्स आता है ये बताता है कि वेव कौन से एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, ओमेगा वही है 2 पाई एफ के, हो गया 2 पाई बाय लेमडा। किसी भी वेव के लिए v इक्वल टू एफ लेमडा वैलिड होता है। v इक्वल टू एफ लेमडा जो है ये बताता है कि v इज वेलोसिटी ऑफ वेव, f इज फ्रीक्वेंसी, और लेमडा वेवलेंथ हुआ। वेवलेंथ यहां से लेकर के एक वेव की लंबाई यहां तक, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि दोनों ऑसिलेट करते हुए चलते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं जीरो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी वहां जीरो होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम पहुंचता है, ये देखो मैक्सिमम पहुंचा है ना, तो उस समय मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम पहुंचता है। ये ई नॉट पहुंचता है तो ये बी नॉट पहुंचता है। तो इस तरीके से ये लोग स्पेस में प्रोपगेट करते हुए चलते हैं। तो अगर बोला जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेन देखा जाए तो ये वाई, और नीचे में ये कौन है, एक्स है ना, एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये एक्स जेड प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों के प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। कोई बोले क्यों परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये बहुत सिंपल सा इसका लॉजिक है कि अगर कहीं पे कोई चार्ज चल रहा है, मान लीजिए ये चार्ज है, और इस चार्ज की वजह से आपसे कहा जाए कि इस फला पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ किधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज है तो किधर होता है, बाहर की तरफ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा। लेकिन इसी पॉइंट पे बोला जाए इस चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इसी पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से इनवर्ड होगा ऐसे। तो ये तो यहीं पे दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ ए मूविंग चार्ज। चार्ज जो एक्सलरेट हो रहा है ये दोनों को प्रोड्यूस करता है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब इसमें कोई ये फिक्स नहीं है कि वेव हमेशा एक्स में जाएगा, ये तो ई वाई में होगा, ये जेड में होगा। ये भी हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड आप जेड में ले लीजिए तो ई जो होगा वो वाई में आ जाएगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड वाई में लेंगे तो ई जेड में हो जाएगा। बस ये है कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, और हर वेव में ये कहानी होती है कि वेव की जो वेलोसिटी होती है एफ लेमडा को सेटिस्फाई करती है। तो वेव का अगर दो चीज पता हो ना, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, तो स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, तो वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग नॉर्मल लाइट की बात करते हैं। नॉर्मल लाइट में विजिबल लाइट है ना, तो विजिबल लाइट में मान लीजिए येलो कलर का लाइट लेते हैं। येलो कलर का जो लाइट होता है उसका लेमडा होता है अप्रोक्सीमेटली 500 नैनोमीटर। ठीक है, अगर हम इसका फ्रीक्वेंसी चाहे तो निकाल सकते हैं। कैसे, सी बाई लेमडा कर दो, हो गया। कैसे, फ्रीक्वेंसी है वी बाई लेमडा। अब येलो लाइट है, लाइट कितने स्पीड से चलती है, सी से, तो सी हो गई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया 500 नैनोमीटर है। तो मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻9 आएगा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा आपका ये 3/5, ये रहने दिया, इंटू 10⁻, देखो ये कितना हो जाएगा, 8 है ना, तो 9 8 17 में से 2 गया 15। इतना हर्ट्ज होता है, समझ रहे हो, इतना हाई फ्रीक्वेंसी होता है सिंपल पीले कलर का लाइट का। तो सोच लो जब विजिबल लाइट का इतना फ्रीक्वेंसी हाई है तो जो एक्सरे और गामा रे है उसका फ्रीक्वेंसी तो और हाई होगा। अब इतनी फ्रीक्वेंसी का अगर आप ईएम वेव बनाना चाहते हैं तो आपका जो ऑसिलेटिंग सोर्स है, एक्सलरेटिंग चार्ज लिखा था ना, ऑसिलेटिंग सोर्स, उसकी भी फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए। अब इतना हाई फ्रीक्वेंसी पर लैब में चार्ज ऑसिलेट करवाना एकदम नामुमकिन है। इसीलिए कहा जाता है कि आप लैब में चार्ज ऑसिलेट करवा करके ज्यादातर ईएम वेव्स जनरेट नहीं करा सकते, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। 10⁻15 हर्ट्ज का मतलब समझ रहे हो, हर्ट्ज होता है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में इतने बार ऑसिलेट करना चाहिए, तो इतना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हाई एंड इक्विपमेंट्स आए हैं जो धीरे धीरे करके हम लोग
अब लैब में तो इतना फ्रीक्वेंसी का नहीं बन पाता है, तो दूसरे दूसरे तरीके से बनाते हैं। जैसे एक्सरे के लिए वो पुलिस ट्यूब पड़ा था ना, बॉम्बार्ड करके एक्सरे बनवाते हैं हम लोग। ठीक है। माइक्रोवेव में बन जाता है क्योंकि माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होती है, रेडियो वेव की भी फ्रीक्वेंसी कम होती है, लेकिन विजिबल लाइट और उससे छोटा हुआ जैसे अल्ट्रा वायलेट लाइट और एक्सरे, गामा रे, ये सब लैब में बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब चार से तो नहीं बनेगा। तो ये बेसिक इसका फंडा हुआ, इसको नोट करो। सर के थोड़ा और अच्छे से बता दी। हाँ बता देते। एक्चुअली ये वेव का कॉन्सेप्ट है ना, तो वेव का कॉन्सेप्ट तो जब वेव आएगा तभी पढ़ेंगे ना, इसीलिए वो थोड़ा सा ये हो। के इज ए कांस्टेंट। ठीक है। इसको हम लोग एंगुलर वेव नंबर बोलते हैं। कलर में लिख देते हैं, दिस इज एंगुलर वेव नंबर। और यह होता है 2 पाई/λ, जहाँ लेमडा आपका वेवलेंथ है। तो इसका यूनिट होता है मीटर इनवर्स। दिस इज समथिंग लाइक, जैसे कांस्टेंट होता है ना स्प्रिंग में, एफ इक्वल टू के एक्स लिखते हो ना, तो के वहां स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। उसी तरह से ये एक नया कांस्टेंट मान लिया गया है 2 पाई/λ को हटाने के लिए। जैसे 2 पाई एफ को हम लोग ओमेगा लिखते हैं, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी को शॉर्ट फॉर्म में ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। उसी तरह 2 पाई/λ यहाँ आता है ओरिजिनल वेव के फॉर्मूले में। उसको सिंपल करने के लिए एक कांस्टेंट के मान लिया गया। और ये कुछ नहीं है, ये 10 से कांस्टेंट हर वेव के लिए फिक्स होता है 2 पाई/λ। अब यहाँ से कुछ कुछ हम लोग और ईएम वेव के बारे में जानेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ईएम वेव जो होता है वो वैक्यूम में जब चलता है तो उसकी जो स्पीड होती है ईएम वेव की, वो लाइट की स्पीड की बराबर होती है। फर्दर मैक्सवेल ने बहुत सारे डेरिवेशन करके ये बताया कि लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में होती है वो √μ0 इंटू इप्सा नॉट होती है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये मैक्सवेल ने डिराइव किया था कि लाइट की स्पीड 1/μ0 इप्सा नॉट होती है वैक्यूम में। लाइट जब किसी मीडियम में इंटर करती है, मीडियम मतलब चलते चलते ग्लास के अंदर आ गई, जैसे ऑप्टिक्स में पढ़े थे, या पानी के अंदर चली गई, तो लाइट का स्पीड मीडियम में घट जाता है। वो इसलिए घट जाता है क्योंकि मीडियम में अब यही जब स्पीड लिखने जाते हैं तो अब हमें मीडियम के हिसाब से म्यू और इप्सा लिखना पड़ता है। ठीक है, म्यू नॉट और इप्सा नॉट की जगह म्यू और इप्सा। अब ये जो म्यू होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में था ना, ये म्यू नॉट इंटू क्या होता है, म्यू आर। और ये जो इप्सा होता है किसी मीडियम का, परमिटिविटी, ये होता है इप्सा नॉट इंटू इप्सा आर। इप्सा आर इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी और ये है रिलेटिव परमियाबिलिटी। अब इसी को जब इसमें हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर। इसकी जगह इप्सा की जगह लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैट वाला इप्सा नॉट इंटू इप्सा आर। अब इसमें अगर म्यू नॉट इप्सा नॉट ले ले तो 1/μ0 इप्सा नॉट तो सी है, तो उसको सी लिख देंगे। और जो बचेगा, ये बचेगा आपका म्यू आर इंटू इप्सा आर। इसी को हम लोग लिखते हैं C/√μr इप्सा को C/n, वेयर n जो है वो आपका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, डायग्राम से समझा देते हैं, ये सिंपल सा वही है जो ऑप्टिक्स में पढ़े थे। ये एक बाउंड्री है। ठीक है, ये उसका नॉर्मल हो गया। लाइट जो है वो आ रही है ऊपर से, इधर से लाइट आ रही है, ऐसे लाइट इंसिडेंट हुई, और मान लो कि इधर वैक्यूम था और ये कोई डेंसर मीडियम है तो लाइट मुड़ जाती है ऐसे। तो ये हम लोग ऑप्टिक्स में पढ़ते थे, गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते थे कि लाइट का स्पीड जो है वैक्यूम में, इधर वैक्यूम में सी है, लेकिन जब किसी मीडियम में जाएगा तो लाइट का स्पीड घट गया, वी हो गया, और कहते थे कि देखो वी जो होता है वो C/n होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका n है। ये उसका बेसिकली एक डेरिवेशन है कि n जो होता है असल में √μr इंटू इप्सा आर होता है। अगर याद होगा तो वैक्यूम के लिए जो होता है, वैक्यूम के लिए μr1 होता है, वैक्यूम के लिए μr1 होता है, और इसी तरह से वैक्यूम के लिए इप्सा आर भी 1 होता है। तो वैक्यूम में जो म्यू और इप्सा होते हैं वो म्यू नॉट और इप्सा नॉट के बराबर होते हैं, बट किसी और मीडियम में जाओगे तो रिलेटिव परमिटिविटी 1 से बड़ी आती है, म्यू आर भी जनरली 1 से बड़ा आता है। तो ये दोनों जनरली 1 से बड़े होंगे, तो मान लीजिए इप्सा आर 2 है और ये 1.1 भी है, तो 2.2 आया,
√2.2 तो समथिंग तो आएगा, 1 से बड़ा, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी मीडियम का। ठीक है, तो यहाँ से एक नया चीज, एक फॉर्मूला मिल गया कि एन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √μr इंटू इप्सार होता है। और अगर लाइट वैक्यूम में चल रही है तो वैक्यूम में जो उसकी स्पीड होती है सी, वो μ0 इप्सा नॉट होती है। मीडियम में होती है, बस μ0 इप्सा नॉट की जगह म्यू इंटू ई कर देना है। भाई मीडियम का म्यू अलग होगा, वैक्यूम से तो अलग ही होगा, तो नोट करो। ये फर्स्ट पॉइंट था जिसमें हमने ईएम वेव का स्पीड लिखा। सेकंड, मैक्सवेल ने अपना फर्दर कैलकुलेशन से डिराइव किया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसने लिखा है वेव इक्वेशन में, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और बी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसमें जो ई नॉट है ये है पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पीक का मतलब मैक्सिमम, जैसे वो एसी में आता है ना, इसी तरह से बी नॉट है मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी पॉइंट पर जो आपका बी होता है या बी नॉट की वैल्यू है वो ई नॉट बाई सी के बराबर होती है, ई नॉट बाई सी के बराबर। ये भी मैक्सवेल ने बहुत सारे कैलकुलेशन के बाद प्रूव किया। तो कैलकुलेशंस हमारे सिलेबस में नहीं है, हम लोगों को ये सब बस पढ़ना है, क्योंकि अगेन ये ईएम वेव जो है तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का, वही बीटेक सेकेंड ईयर का है। तो यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि ईएम वेव क्या होता है, कौन सी चीज कितनी होती है, डेरिवेशंस है नहीं। अब बी नॉट ई नॉट बाई सी होता है। ठीक है, इसको हम लोग सिंपल तरीके से एक समझ सकते हैं, देखो कैसे लॉजिक से। मैग्नेटिक फील्ड में एक केस हम लोग पढ़ते थे कि अगर कोई चार्ज स्ट्रेट लाइन में जा रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है, और उस पे दो फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक मैग्नेटिक फील्ड का। तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है और फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो ऊपर ही लगेगा फोर्स, Q इंटू ई। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा अगर यहाँ पर बाहर की तरफ है, बोर्ड के बाहर ई के परपेंडिकुलर, तो इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो आ जाएगा डाउनवर्ड ऐसे। ठीक है, याद है कि नहीं तुम लोगों को, क्यू वी क्रॉस बी होता था, वी यस सर। क्रॉस बी। यस सर। बी और बी में 90 डिग्री है तो ये आ जाता था क्यू वी बी। ठीक है, कहते थे कि चार्ज स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा अगर ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दे। ठीक है, तो ये हम रफ में ऐसे ही बता रहे हैं आपको। तो अगर ये दोनों फोर्स कैंसिल कर दें, ऐसे समझो क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी, इसका मतलब ऐसे में चार्ज क्या करेगा, चार्ज विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। वहीं से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। तो क्यू क्यू कट गया तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो देख रहे हो बी कितना आ रहा है, ई बाई वी। ध्यान से देखो, बी इक्वल टू ई बाई वी तो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है ना सी, तो वही तो रखा हुआ है। तो ये वहीं से उठा के लाया गया है। ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट एंड डायमेंशन के हिसाब से भी यही आता है रिलेशन, बी इक्वल टू ई बाई सी। इसका मतलब अगर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो मैग्नेटिक फील्ड पूछने की जरूरत नहीं है, ई बाई सी से आ जाएगा। अगर बी पता है तो ई आ जाएगा, समझे। तो ये दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड है। तो सेकेंड पॉइंट ये बताता है कि बी इक्वल टू ई बाई सी हुआ। फर्स्ट पॉइंट क्या बताया था, फिर से एक बार दिखा देते हैं। फर्स्ट पॉइंट बताया था कि लाइट की जो स्पीड होती है 1 बाई म्यू नॉट इप्सा नॉट होती है, रूट, और मीडियम में 1 बाई रूट म्यू इप्सा। ये सब बोर्ड में फॉर्मूला पूछ देता है या उस पर न्यूमेरिकल भी दे देता है। और दूसरा बी नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई सी। तीसरा पॉइंट काफी लॉजिकल है कि जो ईएम वेव है चूंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैरी कर रही है, इसका मतलब कोई भी ईएम वेव कैरीज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी। जाहिर सी बात है ईएम वेव के पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी कैरी करता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो डेंसिटी होता है डी यू बाई डी वी, इलेक्ट्रिक एनर्जी का डेंसिटी वो होता है हाफ
इप्सा नॉट ई स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद होगा, इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ते थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यस सर। और उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड का जो एनर्जी डेंसिटी होता है du बाई dv, वो होता है बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ठीक है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड में फॉर्मूला पढ़े थे। दोनों एक दूसरे एक ही जैसा फॉर्मूला है। du बाई dv, du का मतलब हो गया, u मतलब एनर्जी, v मतलब वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ये। ठीक है, अगर याद नहीं है तो लिख देते हैं, दिस इज एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ऐसे समझो कि जैसे मान लेते हैं कि एक सिलिंड्रिकल वॉल्यूम लेते हैं हम लोग, ये हमने छोटा सा ऐसे सिलिंड्रिकल वॉल्यूम कंसीडर किया, और मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे जा रहा है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे जा रहा है। तो ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे वेव जाने का मतलब ये है कि इसमें परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहां से लेकर यहां तक का ये जो वॉल्यूम है, इसमें जो एनर्जी होगी वो इन दोनों एनर्जी का सम होगी, ये एनर्जी प्लस ये एनर्जी इनटू वॉल्यूम। समझे? तो अगर यहाँ से यहाँ तक लाइट का सिलिंड्रिकल एक बीम जा रहा है, जैसे हम कोई भी टॉर्च से लाइट निकलता है तो कैसे निकलता है, टॉर्च से सिलिंड्रिकल बीम में। तो उस बीम में किसी भी एल लेंथ में कितनी एनर्जी अगर आपको निकालनी है, तो आपको ये दोनों एनर्जी जोड़ना होगा, क्योंकि उसमें आधा एनर्जी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, आधा एनर्जी होगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ठीक है, अब यही वेव जब जाएगी और किसी बॉडी से टकराएगी, मतलब किसी सरफेस पे इंसिडेंट होगी, तो एनर्जी भी इंसिडेंट होगा। एनर्जी इंसिडेंट होने का मतलब है कि आपको मोमेंटम ट्रांसफर होगा। मोमेंटम ट्रांसफर का मतलब ये हुआ कि जो वॉल है जहां पे लाइट इंसिडेंट होगा, वहां कुछ ना कुछ ये फोर्स लगाएगा। ठीक है ना, इसको ऐसे समझो कि बहुत सारा पार्टिकल एक साथ उड़ते हुए जाएगा, किसी भी बॉडीज पे जाके टकराएगा तो फोर्स लगाएगा ना, तो पार्टिकल के पास एनर्जी होती है हाफ एम बी स्क्वायर। उसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास ये दोनों एनर्जी होती है, आधी मैग्नेटिक आधी इलेक्ट्रिक। बोर्ड में कितनी बार भी पूछ चुका है, बहुत बार पूछा है कि किसी भी ईएम वेव में जो एनर्जी होती है वो कितनी इलेक्ट्रिक और कितनी मैग्नेटिक। तो ध्यान रखना, दोनों 50-50 होता है। 50% इलेक्ट्रिक का कंट्रीब्यूशन होता है और 50 मैग्नेटिक का। ऑप्शन में दे देता है कि पूरा इलेक्ट्रिक होता है, पूरा मैग्नेटिक होता है, नहीं 25% इलेक्ट्रिक 75% मैग्नेटिक, ऐसे ऐसे ऑप्शन देता है। तो ये दोनों बराबर होते हैं, 50-50। ठीक है, नोट करो इसको। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हम लोग लास्ट क्लास में ईएम वेव्स के बारे में बेसिक चीज पढ़े थे और उसका नेचर डिस्कस कर रहे थे। तो अब आगे बढ़ते हैं इसी में, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो स्टार्ट करेंगे जहां पे पिछली क्लास में छोड़ा था, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोपगेट करती है। तो इस तरीके से करती है, अगर एक एक्सिस ये लिया और एक एक्सिस ये लिया, ठीक है, तो एक एक्सिस लेना होगा जेड में। अब वेव जो होती है इसमें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लीजिए वाई एक्सिस में है, तो मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से वैरी करेगा। ठीक है, मतलब ये वेव जा रही है v स्पीड से, जो कि लाइट की स्पीड होती है c स्पीड से जा रही है x एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड है y में, मैग्नेटिक फील्ड है z में। और ये हो गया आपका एक्स वाई प्लेन, तो ये वेरी करेगा वाई जेड प्लेन में ऐसे। तो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा। ठीक है, तो ये दोनों ऐसे वेरी करते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है उसी समय मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है उसी समय मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होता है। और ईएम वेव का इक्वेशन दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक तरीका है ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, एक तरीका तो ये है। और या इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ई नॉट और बी नॉट को
रिस्पेक्टिवली पीक वैल्यू कहा जाता है। जैसे एसी में होता है ना V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, वैसे ही है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब अधिकतम होगा तो ई नॉट होगा, अदरवाइज ई नॉट से कम होगा। ई नॉट पीक वैल्यू, इसी तरह से इसका बी नॉट जो है वो पीक वैल्यू है। नाउ ई नॉट और बी नॉट में रिलेशन क्या था, ये बताया था ना, इसमें आया था E इक्वल टू सी इंटू बी, ई नॉट इक्वल टू सी इंटू बी नॉट, या बी नॉट इक्वल टू ई बाई सी, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि अगर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हम मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ पीक वैल्यू के लिए है ऐसा नहीं है, एक जनरल वैल्यू ई के लिए भी होगा। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगी वहां का मैग्नेटिक फील्ड अगर बोला जाए बी निकालो तो ई इक्वल टू सी बी से निकाल लोगे। और इसको याद रखने का है ये वाला फॉर्मूला, कि जब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रेट चलता है तो क्यू इक्वल टू क्यू भी होता है, वहां से क्यू क्यू कैंसिल कर दो तो ई इक्वल टू भी आता है, ये वहीं से आ रहा है, उसी से मिलता जुलता ये फॉर्मूला है, ई इक्वल टू सी बी। अब अगर हम डायरेक्शन की बात करें, कि कभी कभी किसी किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन बताइए, अगर ई और बी का डायरेक्शन पता है तो डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव निकालने के लिए जो तरीका है वो ये है, ध्यान से देखो। ई है वाई एक्सिस में और बी है जेड एक्सिस में, और ये आ रहा है एक्स एक्सिस में वेलोसिटी। तो ई क्रॉस बी करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट ई क्रॉस बी, तो उससे तुम्हें डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मिलेगी। ई क्रॉस बी देखो, अगर राइट हैंड थंब रूल से हाथ घुमाओगे तो वाई क्रॉस जेड ये आएगा एक्स एक्सिस की तरफ, तो ई क्रॉस बी से आपको मिल जाएगा डायरेक्शन ऑफ वेव। ठीक है, तो अगर ये y एक्सिस में है, ये z एक्सिस में है, तो y क्रॉस z करोगे तो ये x एक्सिस में आएगा। उसी तरह से अगर ये दोनों को बदल दे, अगर ये x एक्सिस में हो जाए और ये y में, तो x क्रॉस y करोगे तो z एक्सिस आएगा। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड x में है, मैग्नेटिक फील्ड y में है, तो इसका मतलब वेव जा रही होगी z में। इस तरीके से डायरेक्शन, अब ये जो डायरेक्शन वाला है ये नीट में और जेई मेन वगैरह में दे देता है, और अब चूंकि सीबीएसई में भी आ गया ऑब्जेक्टिव तो हो सकता है उसमें भी दे दे। ठीक है, तो डायरेक्शन ऐसे निकालते हैं। इसके अलावा वेव का और क्या क्या हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, इसमें जो ओमेगा होता है ये होता है 2 पाई एफ, जहां एफ इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, जो हम लोग एसएचएम में भी पढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। और ये जो के होता है ये हमारे लिए एक नया टर्म है, इसको बोलते हैं 2 पाई बाई लेमडा। ठीक है, और इसको बोलते हैं वेव नंबर। वेव नंबर, जब हम लोग वेव पढ़ेंगे चैप्टर तो उसमें इस के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना जान लेना है कि के इज जस्ट ए कांस्टेंट 2 पाई बाई लेमडा, जैसे ओमेगा इज ए कांस्टेंट 2 पाई एफ। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं। अब आते हैं एनसीईआरटी पर। तो ये ईएम वेव का देखो, वही जो कल बता रहे थे, 1 मिनट बड़ा करते हैं। हाँ, ये हो गया वेव का इक्वेशन ई नॉट। यहाँ पर देखो ध्यान से, के जेड माइनस ओमेगा टी लिखा है बुक में, तो इसमें कंफ्यूज नहीं कर जाने कि यहाँ के जेड क्यों लिखा है। यहाँ के जेड इसलिए लिखा है, 1 मिनट आ गया, के जेड इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ देखो ई जो है वो एक्स एक्सिस में है, ये देखो एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है और वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक्स जो होता है वो आई कैप, और मैग्नेटिक फील्ड है वाई में, तो आई क्रॉस जे अगर याद होगा तो के आता है। इसका मतलब वेव जो है वो किधर जा रही है, वेव जा रही है जेड एक्सिस में। ठीक है, तो यहाँ पर जो के जेड माइनस ओमेगा डी लिखा है ना, उसमें ये जो के एक्स या के जेड होता है ये वेव का डायरेक्शन बताता है। तो मेरे वाले में लिखा हुआ है के एक्स माइनस ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस के एक्स, दोनों चलता है। तो अगर के एक्स लिखा है तो वेव एक्स में जा रही है, के वाई लिखा है तो वाई में जा रही है, और के जेड लिखा है तो जेड में जा रही है। तो चूंकि वेव जेड में जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स और वाई में होगा। एंड वेयर के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और के जो है वो एक कांस्टेंट है। उसके बाद आते हैं
ये फॉर्मूला, लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है c इक्वल टू 1/√μ0 इंटू इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट इक्वल टू E/E0/c, ये तो अभी बता ही दिया। जो छोटा छोटा फॉर्मूला है वो दिखाते जा रहे हैं। अगर किसी मीडियम में चले जाएं तो लाइट की स्पीड हो जाती है v इक्वल टू 1/√μ इंटू इप्सा। और म्यू किसी भी मीडियम में होता है μ0 इंटू μr, और ये होता है इप्सा नॉट इंटू इप्सा आर। 1/√μ0 इप्सा नॉट सी हो जाता है, और बचता है आपका म्यू आर इंटू इप्सा आर। और इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जो है C/n लिखते हैं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो ऑप्टिक्स में पढ़े थे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो बेसिकली √μr इंटू इप्सा आर होता है, ठीक है। और ये इप्सा आर हमेशा 1 से बड़ा होता है किसी भी मीडियम का, और म्यू आर जो होता है वो भी जनरली 1 से बड़ा होता है, सिर्फ डाई मैग्नेटिक मटेरियल में 1 से थोड़ा छोटा होता है, 0.9 के आसपास। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 1 से बड़ा आएगा। यही कारण है किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखोगे तो 1 से ज्यादा आता है, जैसे ग्लास का 1.5 होता है, वाटर का 1.33 होता है। तो ये यहीं से आता है, √μr इंटू इप्सा आर से। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर में। उसके बाद आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी होती है कि मोमेंटम होता है कि नहीं होता है। तो उसका डिस्कशन यहाँ से किया हुआ है। डू EM waves कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम लाइक अदर वेव्स? यस दे डू। क्यों? क्योंकि इसमें दो दो चीजें हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक इसमें मैग्नेटिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी होता है हाफ इप्सिलॉन नॉट E², ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का होता है B²/2μ0। इसका मतलब है कि EM वेव में दोनों तरह की एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी होती है और मैग्नेटिक एनर्जी भी होती है। यहाँ देखो दोनों का फॉर्मूला भी लिखा है, हाफ इप्सिलॉन नॉट E² और B²/2μ0। पहले इसको नोट कर लो, फिर अगले पेज में हम एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हम एनर्जी डेंसिटी, मोमेंटम, फोर्स, रेडिएशन, प्रेशर, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो एनर्जी डेंसिटी होती है दैट इज du/dv, वो दो कारणों से होती है, एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब ये दोनों इक्वल इक्वल होते हैं, तो अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो वहां पर एनर्जी डेंसिटी होगी हाफ इप्सिलॉन नॉट E², ठीक है। और वहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड B है तो वहां पर B²/2μ0 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। अब इसको जो है हम चाहे तो प्रूफ कर सकते हैं कि असल में ये दोनों इक्वल होते हैं। कैसे इक्वल होते हैं ध्यान से देखना। हाफ इप्सिलॉन नॉट E² को रहने दो, ठीक है। अब इसमें B²/2μ0 में वी कैन राइट B इन टर्म्स ऑफ E। कैसे? B इक्वल टू E/c होगा कि नहीं, यहाँ से तो हम लोग यहाँ पर B की जगह लिखते हैं E/c, तो E²/2 C² इंटू μ0 हो गया। अब इसके बाद ये हो जाएगा हाफ इप्सिलॉन नॉट E², ठीक है, प्लस यहाँ पर E² रहने दो, 2 रहने दो, μ0 भी रहने दो। सी अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि 1/√μ0 इंटू इप्सिलॉन नॉट होता है। तो चूंकि यहाँ C² है तो नीचे 1 होगा और ऊपर आ जाएगा μ0 इंटू इप्सिलॉन नॉट आएगा। इससे μ0 विल कैंसिल आउट, और ध्यान से देखो इप्सिलॉन नॉट E²/2 दोनों सेम आ गए कि नहीं। तो ये भी हाफ इप्सिलॉन नॉट E² है और ये भी किसके बराबर आ रहा है, हाफ इप्सिलॉन नॉट E², ठीक है। दोनों मिला के नेट वहां पर हो गया इप्सिलॉन नॉट E²। नाउ दिस E इज ए वेरिएबल, मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करते रहता है। तो ये जो एनर्जी डेंसिटी हमने निकाली है ये इंस्टेंटेनियस एनर्जी डेंसिटी है। अगर हमसे कहा जाए कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी बताइए किसी भी पॉइंट पर, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, तो इसके लिए हमें E का RMS वैल्यू लेना होगा। जैसे हम लोग AC में लिखते थे I0 sin ω/t लिखते थे। अब क्या करंट हमेशा I0 थोड़े रहता है, I0 तो पीक वैल्यू होता है। तो जो नॉर्मल बोलचाल में हम लोग करंट बोलते थे वो IRMS बोलते थे, I0/√2। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो
ये है ना ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, हमने ये वाला ई लिखा है। तो ये जो हमारा एनर्जी डेंसिटी आ रहा है ये इंस्टेंटेनियस है। अगर हमें एवरेज निकालना है तो यहाँ आरएमएस वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी जो होगी डी यू बाई डी वी एवरेज, जो कि हमारे ज्यादा काम की है, वो इप्सा नॉट इंटू क्या हो जाएगा, ई आर एम एस। और ई आर एम एस आपका होता है वही जैसे करंट में था ई नॉट बाई √2, और उसका हमें लिखना पड़ेगा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हाफ इप्सा नॉट ई नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी इतनी होती है, ये याद रखना है। इस एनर्जी डेंसिटी में दोनों आगे हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी। सिर्फ इलेक्ट्रिक के वजह से पूछा जाए तो इसका आधा होगा, सिर्फ मैग्नेटिक के वजह से पूछा जाए तो वो भी इसका आधा होगा। ठीक है ना, ये रफ में है बस समझाने के लिए कि जैसे करंट में आरएमएस वैल्यू निकाले थे वैसे ही किसी भी साइन ओमेगा टी वाले फंक्शन का आरएमएस वैल्यू यही होता है, पीक वैल्यू बाय √2। ठीक है, तो ये जो ऊपर में डेराइव किया है ये सिर्फ ये बताने के लिए किया है कि जितनी एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है उतनी ही एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होती है। दोनों में कोई भेदभाव नहीं होता है। तो कहीं पर अगर एनर्जी डेंसिटी 100 यूनिट है तो 50 विल बी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, 50 विल बी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी जो है, अगर उसका एवरेज वैल्यू कहीं पे पूछा जाए, जनरली एवरेज ही बोला जाएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ई का आरएमएस वैल्यू रख देंगे तो हाफ इप्सा नॉट ई नॉट स्क्वायर आएगा। ई नॉट और ई डिफरेंट है, यहाँ पे ई लिखा है, ये इंस्टेंटेनियस वाला है जो ई नॉट से कम होगा, और ये पीक वैल्यू है। ठीक है, नोट करो। अब हम लोग एनर्जी डेंसिटी के बाद आएंगे अगली चीज पे, मोमेंटम, फोर्स और प्रेशर पे। उसके लिए पहले हम इंटेंसिटी निकालेंगे। किसी भी वेव का इंटेंसिटी क्या होगा। ठीक है, इंटेंसिटी मॉडर्न फिजिक्स में आ रहा था ना, फोटोन वगैरह का। तो इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एक ईएम वेव का इंटेंसिटी हमें निकालना है कि एवरेज इंटेंसिटी कितनी होती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये एक सिलिंड्रिकल वॉल्यूम ले लेते हैं, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ये एक सिलिंड्रिकल वॉल्यूम है, और ऐसे समझो कि सिलिंड्रिकल वॉल्यूम में ईएम वेव या लाइट जा रही है। भाई टॉर्च से जो लाइट निकलता है वो इसी तरीके से चलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे जा रहा है, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नाउ लेट अस कंसीडर कि यहाँ पर ये जो एरिया है ये सिलिंड्रिकल, दिस एरिया इज कैपिटल ए, लाइट की स्पीड एज वी नो इज c। तो यहां से यहां अगर लाइट को डेल्टा टी टाइम लगा है तो c इंटू डेल्टा टी ये लेंथ हो गया यहां से यहां तक। ठीक है, इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एवरेज इंटेंसिटी किसकी निकाल रहे हैं, ऑफ ईएम वेव। इंटेंसिटी निकालने के लिए हम निकालेंगे कि इस वॉल्यूम में कितना एनर्जी है, दैट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम विल बी इंटेंसिटी। तो इस वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है पहले वो निकाल लेते हैं। तो एनर्जी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हमारा डी यू बाई डी वी, इसी को हम लोग वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। और एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला अभी हमने निकाल लिया था ना, एवरेज एनर्जी डेंसिटी हाफ इप्सा नॉट ई नॉट स्क्वायर। तो हाफ इप्सा नॉट ई नॉट स्क्वायर, और वॉल्यूम इसका लिखेंगे तो सिलेंडर है तो एरिया इंटू लेंथ, लेंथ होगा सी इंटू डेल्टा टी। लाइट सी की स्पीड से चल रही है और डेल्टा टी टाइम में यहां से यहां क्रॉस की है। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला आ गया ये आ गया एनर्जी का। तो एवरेज जो इंटेंसिटी होगी वो होगी एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया इंटू पर यूनिट टाइम। ठीक है, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी इसको यू लिखे हैं। तो ये हो गया आपका एरिया, और डेल्टा टी यहां से कट जाएंगे तो बचेगा सिर्फ सी। तो हाफ सी इंटू इप्सा नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर, दिस इज एवरेज इंटेंसिटी ऑफ ए इलेक्ट्रिक ईएम वेव एट एनी पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट पर अगर ईएम वेव का इंटेंसिटी पूछे किसी भी न्यूमेरिकल में, तो ध्यान से देखो हमें सिर्फ और सिर्फ ई नॉट चाहिए, क्योंकि सी की वैल्यू हमें पता है कांस्टेंट है, इप्सा नॉट भी कांस्टेंट है। तो बचा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो मेनली हम लोगों को यही इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता हो कहीं पे पीक वैल्यू, तो वहां का एवरेज इंटेंसिटी हमें पता होता है। ठीक है, अब इस इंटेंसिटी के बाद हम लोग आते हैं मोमेंटम, फोर्स और प्रेशर पे। लाइट अपने साथ एनर्जी कैरी कर रही है, तो एनर्जी कैरी करने का मतलब है कि अगर लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट हुई, जैसे ये मैंने रेड कलर का एक वॉल बना लिया ऐसे, ठीक है, और ये लाइट इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे दिखा देते हैं, लाइट मान लीजिए यहाँ पर इंसिडेंट हुई, और ये वाला क्यों बना रहे हैं, लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इस दीवार पर फोर्स लगाएगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि इसके पास क्या है, एनर्जी है। एनर्जी का मतलब जैसे मान लो कि बहुत सारे बालू के पार्टिकल अगर इस तरह से हवा में उड़ते हुए जाए और सामने कोई दीवार से ऐसे जाके टकराए, तो जाहिर सी बात है दीवार पे फोर्स लगाएंगे। तो बालू का पार्टिकल या जो सैंड पार्टिकल्स हैं उनकी तो एनर्जी होती है हाफ हाफ mv²। उसी तरह से हमने किसकी एनर्जी निकाली है ये, या इंटेंसिटी ईएम वेव की। तो यहाँ पर ये कितना फोर्स लगाएंगे, कितना इसमें मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे, वो कैसे कैलकुलेट करें? तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि ये सरफेस जो है ना एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्बिंग सरफेस जैसे ब्लैक कलर का वॉल है, जो भी लाइट पड़ा उस पर सारा इसने सोख लिया, मतलब लाइट बाउंस होके रिफ्लेक्ट होके नहीं आना चाहिए। मिरर में क्या होता है कि लाइट जाता है और रिफ्लेक्ट होके वापस आता है, एब्जॉर्बिंग सरफेस में सारा लाइट गया और एब्जॉर्ब हो गया। तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा कि कितना मोमेंटम इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, मोमेंटम इंसिडेंट पर सेकेंड और मोमेंटम रिफ्लेक्टेड पर सेकेंड का जो डिफरेंस होगा वो फोर्स बताएगा, दैट इज मोमेंटम पर सेकेंड। तो अब इसमें हम लोग मोमेंटम निकालेंगे। मोमेंटम निकालने के लिए क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे पहले कि भैया मोमेंटम कैसे निकाले। ठीक है, तो मोमेंटम जो है इंटेंसिटी से एनर्जी में जा सकते हैं, एनर्जी से मोमेंटम। तो ये अगर आपका इंटेंसिटी है या एनर्जी का फॉर्मूला कहाँ गया हमारा, du/dv इंटू इतना, ये है एनर्जी। तो अगर हम एनर्जी बाई सी करें, भाई लाइट को फोटोन में याद है एनर्जी कितना होता था, hc/λ, और मोमेंटम कितना होता था, h/λ। तो ध्यान से देखो इन दोनों में रिलेशन क्या है, मोमेंटम इक्वल टू h/λ को e/c लिख सकते हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। तो अगर हमारे पास E है तो E/c करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मोमेंटम लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे मोमेंटम इंसिडेंट ऑन वॉल इन डेल्टा टी टाइम। कितना टाइम, डेल्टा टी। इसका मतलब हमने टॉर्च ऑन करके दीवार पे डेल्टा टी टाइम के लिए लाइट जलाया था। तो कितना मोमेंटम इंसिडेंट हुआ उतने देर में, तो हमने पढ़ा अभी कि एनर्जी बटा सी। ठीक है, अब चूंकि इस चैप्टर में एनर्जी को हमने वहां यू लिख दिया है, यहाँ लिखा है ना एनर्जी यू, तो यू बाई सी। अब ये यू की जगह कर देंगे ये, और सी से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, हाफ आएगा, इप्सिलॉन नॉट आएगा, ई नॉट स्क्वायर आएगा। ठीक है, और सी से कट गया तो क्या बचा, ए इंटू डेल्टा टी। ये बचा मोमेंटम इंसिडेंट ऑन वॉल इन डेल्टा टी टाइम। तो पूछा जाए व्हाट इज मोमेंटम इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, तो पर यूनिट टाइम के लिए मोमेंटम इंसिडेंट कैसे निकालेंगे, तो टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हाफ इप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू ए, वेयर ए इज एरिया ऑफ दिस वॉल। ठीक है, अब जब मोमेंटम इंसिडेंट पर यूनिट टाइम आ ही गया है, तो जो वॉल पे फोर्स होगा वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स का फॉर्मूला याद है, dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या हम लोग डेल्टा p/डेल्टा टी न्यूटन्स लॉ में लिखते थे। तो डेल्टा p/डेल्टा टी यही है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम जितना इंसिडेंट हुआ सब तो एब्जॉर्ब हो गया, रिफ्लेक्ट तो कुछ हुआ नहीं। तो ये जो मोमेंटम इंसिडेंट पर यूनिट टाइम है यही आपका फोर्स भी है, दैट इज हाफ इप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, और इस चीज को आप चाहें तो इंटेंसिटी के टर्म में भी बदल सकते हैं। कैसे?
हाफ इप्सा नॉट ई नॉट स्क्वायर की जगह आप आई बाई सी लिख सकते हैं कि नहीं? आई बाई सी किसके जगह? हाफ इप्सा नॉट ई नॉट स्क्वायर, ए रह जाएगा, तो आई ए बाई सी भी लिख सकते हैं, हाफ इप्सा नॉट ई नॉट स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। तो ये पूरा डेरिवेशन है जो अगर सब्जेक्टिव हुआ बोर्ड एग्जाम तो पूछ सकता है। हालांकि जेयू या नीट में डेरिवेशन से नहीं मतलब है, वो तो सीधे लाइट का इंटेंसिटी और एरिया देके फोर्स पूछता है, तो उसमें फॉर्मूला से सीधे मतलब है। ठीक है, पहले इसको नोट करो। अब यहाँ जो जो लिखा है अगले पेज पे, मेन ये जो रेड और ग्रीन में घेर के रखा है, इसको एक बार फिर से लिख के आगे के पॉइंट पे आते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? एवरेज इंटेंसिटी जो होती है लाइट वेव की, वो हो जाती है हाफ इप्सा नॉट सी इंटू ई नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये पुराने वाले से यहाँ से ये वाला हाफ सी इप्सा नॉट ई नॉट स्क्वायर। ठीक है, उसके अलावा हमने ये पढ़ा कि जो फोर्स लगता है वॉल पे, फोर्स ऑन वॉल या कोई भी सरफेस आ गया रास्ते में, भाई लाइट के सरफ सामने अगर कोई भी वॉल आ गया तो उस पर वो फोर्स लगा देता है, और वो होता है सिंपल टर्म में आई ए बाई सी। अगर वॉल एब्जॉर्बिंग है, मतलब जो भी लाइट पड़ा उसको सोख गया, यही फोर्स आई ए बाई सी की जगह 2IA/c लिखेंगे अगर वो वॉल रिफ्लेक्टिंग है या मिरर है। क्योंकि उसमें होता क्या है कि जितना मोमेंटम इंसिडेंट होगा उतना ही मोमेंटम फिर वापस रिटर्न भी तो होगा। तो मोमेंटम इंसिडेंट पर सेकेंड IA/c और रिफ्लेक्टेड IA/c। दिस इज समथिंग लाइक, जैसे हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं कि एक बॉल गया m मास का v वेलोसिटी से और टकराने के बाद रुक गया, स्टॉप हो गया, तो इसका मोमेंटम चेंज सिर्फ mv हुआ। लेकिन अगर ये टकराने के बाद पीछे आ गया v से, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? बताओ। 2 MB सर। 2mv होगा ना। तो वही सेम चीज यहाँ भी है। अगर लाइट गया और टकरा के रुक गया, एब्जॉर्ब हो गया, तो फोर्स IA/c, और लाइट अगर रिफ्लेक्ट हो गया तो 2IA/c डबल हो गया। अगर फोर्स इतना है तो रेडिएशन का प्रेशर कितना होगा? रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो रेडिएशन प्रेशर अगर कभी पूछ दे तो प्रेशर जो होता है वो भी P से लिखते हैं, लेकिन मोमेंटम भी P से है तो पूरा लिख देते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका मतलब इसी में बस एरिया से डिवाइड कर देना है, तो I/c लिखेंगे। अगेन ये सब हम किसके लिए लिख रहे हैं? एब्जॉर्बिंग, क्योंकि हमें 99% सवालों में सरफेस एब्जॉर्बिंग ही बोलेगा। ठीक है, तो रेडिएशन प्रेशर फोर्स बाय एरिया होता है। नोट कर लो इसको। अब जो जो पढ़ा ना, इस पे हम लोग एनसीईआरटी में जो जो एग्जाम्पल दिया वो सब करेंगे। लिखा है कि एक ईएम वेव कहीं से स्पेस में प्रोपगेट कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन दिया था एट ए पॉइंट जहां से ईएम वेव प्रोपगेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सपोज 6.3 वोल्ट पर मीटर, और डायरेक्शन दिया है जे कैप। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि वेव जो है वो जा रही है एक्स एक्सिस में। एट ए ईएम वेव किस डायरेक्शन में जा रही है? एक्स एक्सिस के अलोंग। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर इतना है, एट ए पॉइंट E इज इक्वल टू इतना, देन व्हाट इज B? उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? क्योंकि भाई ऐसा है कि ईएम वेव है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड साथ में कैरी कर रहा होगा, तो कह रहा है B कितना होगा और कौन से डायरेक्शन में होगा। तो पहले हम लोग डायरेक्शन बाद में निकालेंगे, बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालें। तो उसके लिए सॉल्यूशन सिंपल सा है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी भी ईएम वेव में ई जो होता है वो सी इंटू बी के बराबर होता है। तो ई दिया है, सी का वैल्यू याद रखना होगा, यहाँ से बी आ जाएगा। तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? E/c। तो ई होगा आपका 6.3 और सी होता है 3 इंटू 10⁸ तो ये कटेगा ना, कितना? 3 दूनी 6, 2.1 इंटू 10⁻⁻8, और बी है तो यूनिट क्या लिखे हैं? मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला। हाँ टेस्ला। टेस्ला लिख सकते हैं। रही बात कि बी का डायरेक्शन क्या है, तो उसके लिए हम अपना दिमाग लगा लेंगे थोड़ा सा।
दिमाग कैसे लगाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? वाई एक्सिस में, और वेव किधर जा रही है? वेव जा रही है इधर, सॉरी, वेव जा रही है एक्स एक्सिस में। तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ई इधर है और लाइट की स्पीड इधर है, तो बी इधर होगा, किधर? जेड एक्सिस में, ताकि ई क्रॉस बी से वी आ जाए। ठीक है, तो जो बी होगा उसका डायरेक्शन होगा अलोंग जेड एक्सिस। जैसे ये है एट ए पॉइंट ई, कैसे पता चला? ये देखो जे कैप। तो अगर हमें उस पॉइंट पर बी बोले वेक्टर फॉर्म में लिखो, जैसे ये लिखा असल में वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में लिखना हुआ तो हम इस चीज को लिखेंगे 2.1 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला के कैप। है बहुत सिंपल सवाल। करता क्या है ऑब्जेक्टिव में कि पता चलेगा जो चार ऑप्शन दिया है वो सब में यही आंसर है, 2.1 इंटू 10⁻⁻8, सब में यही है। किसी में लिख देगा के कैप, किसी में लिख देगा माइनस के कैप, किसी में लिख देगा माइनस जे कैप, किसी में लिख देगा आई कैप। अब स्टूडेंट सब में मैग्नीट्यूड निकाल लेगा, कहेगा कि लो चारों तो एक ही जैसा है। तो मेन खेला हो जाता है फिर कि सही डायरेक्शन कौन पकड़ेगा। तो डायरेक्शन फिर से बता दे रहे हैं, डायरेक्शन कैसे डिसाइड होता है? ई क्रॉस बी से वी आना चाहिए, ई क्रॉस बी से वी का डायरेक्शन आना चाहिए। नोट करो। चलो हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं इस पे। एक ईएम वेव का बी दिया हुआ है जो कि वाई डायरेक्शन में वेरी कर रहा है। इसका बी दिया है 2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। उसके बाद लिखा है साइन, ये बी दिया है। तो पूछा है फाइंड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ वेव। Also write expression for E। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखना है। अब ये सब चीजें कैसे निकालें कि लेमडा क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, इस वेव की वेलोसिटी क्या है? तो हम इसको कंपेयर करेंगे नॉर्मल वेव के इक्वेशन से। नॉर्मल वेव का इक्वेशन में बी वाई जो होता है वहां पे बी नॉट होता है, यहाँ साइन है, और टी के आगे ओमेगा होता है, तो ये ओमेगा टी, और बीच में प्लस या माइनस होता है, यहाँ प्लस दिया है, और के एक्स होता है। तो जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा कि जब हम कंपेयर करेंगे तो इससे हमें ओमेगा और के दिख रहा है कि नहीं? तो ओमेगा के अंदर फ्रीक्वेंसी छुपा हुआ रहता है और के के अंदर में वेवलेंथ छुपा हुआ रहता है 2π/λ। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? हमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ मिल जाएगा। जहां तक वेलोसिटी का सवाल है, हर वेव के लिए v इक्वल टू एफ लेमडा होता है कि नहीं? तो अगर हमें ये दोनों पता है तो v भी आ जाएगा। 2 मिनट का टाइम देते हैं, इसको निकालो तो तीनों v, f और लेमडा। ओमेगा ये है ना, तो ये हो गया 1.5 इंटू 10⁻11 इज इक्वल टू 2πf। Therefore, frequency is equal to 1.5 इंटू 10⁻11 बाई 2π। अब 2π की वैल्यू क्या रखेंगे, छोड़ देते हैं वैसे ही। तो इतना हर्ट्ज होगा, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होती है। के जो है वो ये है, तो 0.5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू हो जाएगा 2π/λ। तो अगर हमसे लेमडा पूछा गया है तो लेमडा के लिए क्या करेंगे, 2π डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 10⁻³। अब ये दोनों आ गया तो वेलोसिटी ऑफ वेव होती है f इंटू लेमडा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखो 2π कट रहा है, तो यहाँ बच रहा है 1.5 इंटू 10⁻11 और यहाँ बचेगा 1/0.5 इंटू 10⁻³। ठीक है, अब ये काट दो, 0.5 से ये 3 हो गया, और यहाँ भी कट रहा है, 11 से 3 ही जाएगा, 8 आएगा। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड
जो कि एकदम सही है, लाइट की स्पीड यही होती है ना। तो ये एक पार्ट इसका हो गया। कोई भी वेव का, ईएम वेव का अगर इक्वेशन दे दिया जाए, इसका मतलब उसका पूरा पोल पट्टी खोल कर रख दिया गया है। आप उससे उसका सब कुछ निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी निकाल लिया हमने, हमने उसका वेवलेंथ निकाल लिया, और हमने उसका वेलोसिटी भी निकाल लिया। तो ये तो बेसिक चीज हो गया, तीनों चीज निकल गया। वी तो पहले से एक्चुअली अंदाजा भी रहता है कि ईएम वेव का भी यही आएगा, 3 × 10⁸ लाइट की स्पीड से चलती है। अब ये जो सेकंड पार्ट है ना, राइट एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन भी सेम यही होता है, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, बस यहाँ बी नॉट की जगह ई नॉट आ जाएगा। अब ई नॉट कैसे निकालेंगे, तो वो जो है वो थोड़ी देर पहले ही बताया था, ई इक्वल टू सी बी होता है, तो ई नॉट इक्वल टू हो जाएगा सी इंटू बी नॉट। तो हमारे पास ये बी नॉट पता ही है, इसी को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सी से। तो सी और बी जगह नहीं है, मल्टीप्लाई कर देते, तो 3 दूनी 6 हो गया, और 10⁸, 10⁻⁻7 कितना हो जाएगा, 10⁻1 आएगा। इसका मतलब 60 वोल्ट/मीटर ई नॉट हो गया। और आगे लिख दो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। वेव जा किधर रही है, यहाँ देखो लिखा है एक्स। वेव जा रही है एक्स में, मैग्नेटिक फील्ड है वाई में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जेड एक्सिस में। तो ये जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा, ठीक है। तो बस एक्सप्रेशन सेम होगा, बस यहाँ पे लिखना पड़ेगा ई जेड इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। IA/C। हाँ, तो इस केस में जब रिफ्लेक्टिंग नहीं है, नॉन रिफ्लेक्टिंग है, एब्जॉर्बिंग सरफेस है इस एग्जांपल में, तो जो नॉर्मल इंसिडेंस हुआ उसमें कितना होता है, IA/C। तो इसमें आपको ये मिनट विनिट का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एवरेज फोर्स निकालने के लिए IA/C कर देंगे। तो आई ये है 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम मीटर स्क्वायर में नहीं बदलेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा एरिया भी तो सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर नीचे कट गया, ये 18 वाट रह गया, जो कि सही बात है। और एसआई यूनिट है, सी कितना होता है, 3 × 10⁸, ठीक है। एनसीईआरटी में इसको बहुत लेंदी तरीके से सॉल्व किया है, क्योंकि उन्होंने ये फॉर्मूला डेराइव नहीं किया है, तो इससे इजी हो जाता है। ये मॉडर्न फिजिक्स में भी काम करेगा। मॉडर्न फिजिक्स में भी जैसे फोटोन वगैरह का दे दे कि फोटोन जाके इंसिडेंट हुआ किसी सरफेस पे, कितना फोर्स लगा, IA/C। तो यहाँ से अपना काट फूट दो, तो ये कितना हो जाएगा, 3×6 = 18, 6 दूनी 12, 120 × 10⁻⁻8 न्यूटन। अब इसी को थोड़ा सजा वजा के लिख देंगे, तो 1.2 × 10⁻⁻2 जीरो हटा दिया ना, तो 6 हो जाएगा। तो ये फोर्स जब भी आएगा वो बहुत कम आएगा, समझे, 1.2 × 10⁻⁻6 न्यूटन। अब इसके नीचे एक सिंपल सा नोट लिख देंगे कि इफ सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग इन नेचर, अगर हमारा ये जो सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग नेचर का होता, तो क्या होता कि जो लाइट इंसिडेंट हुई है वही लाइट यहाँ से अब रिफ्लेक्ट होकर वापस भी आती है ऐसे। और वैसे केस में आपका जो फोर्स होता है वो क्या होता है, उतना ही होता है कि चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता, Then दो हो जाता। डबल हो जाता, 2 times.2IA/C हो जाता। तो अलग से नहीं करना है, तो ये हो जाता 2.4, 1.2 का डबल इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। Calculate the electric and magnetic field produced by the radiation coming from a 100-watt bulb at a distance of 3 meters. Now assume that the efficiency of bulb is 2.5% and it is a point source. तो पहले इसका लॉजिक समझते हैं, ये क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है कि बल्ब जो है वो एक पॉइंट सोर्स है, तो बल्ब से लाइट निकला, ठीक है। बल्ब से जो लाइट निकलेगा वो 3D होगा, चारों तरफ फैलेगा। तो इससे 3 मीटर की दूरी पर बोल रहा है कि लाइट का इंटेंसिटी क्या होगा, इंटेंसिटी नहीं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो पहले तो 3 मीटर का दूरी का एक स्फीयर बना लेंगे, क्योंकि इससे जो लाइट निकलेगा वो स्फेरिकल फॉर्म में हर डायरेक्शन में फैलेगा।
ठीक है, इधर भी जाएगा ऐसे, उसी तरह से इधर भी जाएगा, हर डायरेक्शन में ऐसे ही फैलेगा। ठीक है, तो लाइट जो है वो ऐसे फैलेगा, तो हमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ये 3 मीटर की दूरी पे, ये r=3 है यहाँ पर। ठीक है, इफिशियंसी पे बाद में आएगी। तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो इस बल्ब का पावर दिया हुआ है कि 100 वाट का बल्ब है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालने के लिए पहले हम वहां का इंटेंसिटी निकाल लेंगे, और इंटेंसिटी के फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड छुपा हुआ रहता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा तो वहां से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, क्योंकि E=CB होता है। तो दिमाग ये लगाएंगे कि पहले हम 3 मीटर पे जा करके लाइट की इंटेंसिटी निकाल लें, और इंटेंसिटी से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो किसी भी पॉइंट सोर्स से जब r डिस्टेंस पे जाते हैं आप, तो इंटेंसिटी की जो होती है इन पावर पर यूनिट एरिया होता है, पावर बाय 4πr², वेयर p इज पावर ऑफ द सोर्स। यह फॉर्मूला मॉडर्न फिजिक्स में भी आया था, जब जिसमें कहा जाता था कि जो सोर्स है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जितना दूर ले जाओगे इंटेंसिटी उतना कम हो जाएगा, r जितना ज्यादा होगा इंटेंसिटी उतना कम होगा। तो इंटेंसिटी यही होता है, पावर पर यूनिट एरिया या एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, बेसिकली बोथ आर सेम। अब यहाँ पावर जब लिखेंगे ना, तो पावर तो बल्ब का 100 वाट है, बट उसकी इफिशियंसी है मात्र 2.5%, तो इसीलिए हम लिखेंगे कि है तो ये 100 वाट का, लेकिन काम आ रहा है सिर्फ इसका 2.5%, इसका मतलब ये 2.5% ऑफ 100 वाट। ठीक है, और यहाँ पे 4π और r² वही होगा 3 का स्क्वायर 9, तो 2.5% ऑफ 100 वाट कितना हो जाएगा, 2.5 वाट हो जाएगा, तो 2.5 और नीचे में आ जाएगा 4 गुने 9 चौके 36 पाई, इतना आएगा वाट पर मीटर स्क्वायर। अब एवरेज इंटेंसिटी जो होती है वो हाफ इप्सा नॉट इंटू E0 स्क्वायर होती है, जिससे हमें E0 मिल जाएगा। E0 का मतलब पीक वैल्यू, लेकिन यहाँ पर पीक वैल्यू नहीं पूछा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। ठीक है, तो वहां पर हम लोग पीक वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वहां पे आरएमएस वैल्यू भी निकाल सकते हैं, दोनों निकाल सकते हैं, क्योंकि कुछ लिखा तो है नहीं कि कौन सा वैल्यू बताना है। तो पीक वैल्यू निकालने के लिए इंटेंसिटी जब पता ही है, तो इप्सा E0 कितना हो जाएगा 2I इप्सा नॉट। क्योंकि डाटा बहुत उटपटांग है तो इसमें वैल्यू नहीं पुट करेंगे, आई की वैल्यू ये होगी, इप्सा नॉट की वैल्यू तुमको यूजफुल डाटा में क्वेश्चन पेपर में रहता है वहां से लेना होगा, 8.85 इंटू 10⁻12 होता है शायद। फिर कैलकुलेटर इसमें लगाओगे तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए E0 = C इंटू B0, तो यहाँ से आपका B0 आ जाएगा E0/C। ठीक है, तो ये इतना टेस्ला आ जाएगा। क्योंकि ये एनसीईआरटी में डाटा ऐसे ही उटपटांग रहता है, तो वो लोग तो कैलकुलेटर लगा के निकाल उकाल के दे दिया है कि E0 इतना होगा, V0 इतना होगा। E0 का वैल्यू लिख दिया है 4.07, वो कैलकुलेटर से आया है। मेन तरीका सीखना है कि तरीका ये है, और ये सारे आपके बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल है, मतलब एनसीईआरटी के। नोट करो, कोई डाउट है इसमें पूछो।